हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। इकोनॉमिक्स ऑन द मूव के नेक्स्ट लेक्चर यानी जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सीरीज हम कर रहे हैं उस सीरीज में हम बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तक जो हमने चर्चा किया है वो चर्चा हमने किया कि प्री इंडिपेंडेंस के एरा में यानी ब्रिटिशर्स के दौर में इंडियन इकोनॉमी किस तरीके की थी, और अब हम जो अपना डिस्कशन बढ़ा चुके हैं वो हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमने प्लानिंग कमीशन के ऊपर बात की, प्लानिंग कमीशन के ऊपर चर्चा किया है। नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड के ऊपर बात करने वाले हैं कि ये लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड गोल क्या होती थी, ऑब्जेक्टिव क्या था, इकोनॉमिक प्लानिंग के फीचर क्या होते हैं, अचीवमेंट क्या क्या हुई इकोनॉमिक प्लानिंग या प्लानिंग कमीशन जिसको हम पंचवर्षीय योजना कह रहे हैं, और साथ ही साथ फेल्योर की अगर हम बात करें कि यानी वो कौन चीजें थी जो प्लानिंग एक्चुअली अचीव नहीं कर पाई जो कि उसने प्लान किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमें क्या डिस्कशन करना है। ओके, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और अपनी डिस्कशन शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज हमको यहाँ पे बात करनी है, सबसे पहली चीज वो हमारी ये है, क्या है कि वाई शुड प्लान हैव गोल्स। यानी हम जब प्लान की बात कर रहे हैं तो प्लान का अपना एक गोल क्यों होना चाहिए, यानी क्या जरूरी है गोल की, मीन्स व्हाट इज द नीड ऑफ दिस गोल्स। ठीक है, इसकी क्या जरूरत होती है, प्लान की गोल्स की क्या जरूरत होती है। तो देखिए यहाँ क्या है कि विदाउट गोल देयर इज नो प्लान। यानी अगर गोल नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो जो भी प्लानिंग किया जा रहा है उसका कोई मतलब नहीं होता है। In fact, planning is defined as a strategy that defines how to allocate the country's resources to different uses with a view to achieving a given set of goals। यानी जब हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि प्लानिंग एक स्ट्रैटेजी होती है, और वो स्ट्रैटेजी हमें ये बताती है कि कंट्री की जो भी रिसोर्सेज होती हैं, यानी कंट्री की जो भी रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट किया जाए, उन रिसोर्सेज का किस तरीके से एलोकेशन होना चाहिए। एलोकेशन मतलब यहाँ पे बंटवारे की बात की जा रही, किस तरीके से बंटवारा किया जाना चाहिए ताकि हम एक प्लान जो हमने किया है वो प्लान हम अचीव कर पाए सक्सेसफुल। अच्छा, अब देखिए लॉन्ग पीरियड गोल्स ऑफ प्लानिंग की अगर हम बात करें कि प्लानिंग में जो लॉन्ग पीरियड था और एक शॉर्ट पीरियड था, इसका क्या अपना मतलब होता है और इससे प्लानिंग में क्या लेना देना था। तो लॉन्ग पीरियड गोल्स आर कॉमन टू ऑल 5 ईयर प्लान एंड देयर फोर जनरली स्टडीड एज अ कॉमन गोल ऑफ 5 ईयर प्लान और ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। यानी लॉन्ग पीरियड गोल की जब हम बात कर रहे हैं तो लॉन्ग पीरियड गोल एक कॉमन गोल हुआ करता था, यानी प्लानिंग कमीशन का कोई भी किसी भी तरीके का प्लान चलता रहता था, कुछ भी होता रहता था, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी थी जो लगातार चलती रहेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं होता था। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहला जीडीपी ग्रोथ का, जीडीपी ग्रोथ का क्या मतलब होता है कि एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, और वो भी फाइनल, याद रखिएगा फाइनल गुड्स और सर्विसेज का कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसी को हम जीडीपी कहते हैं। तो कोई भी प्लान जो बनाया जाता था वो कुछ इस तरीके से बनाया जाता था कि हम जो हैं वो जीडीपी पे कितना फोकस कर सकते हैं, कितना ज्यादा हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये एक अहम मुद्दा था या फिर इसके ऊपर ज्यादा चर्चा होता था, क्योंकि जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि प्रोडक्शन से ही निकलने वाली चीज आपकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, और जितनी स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग रहेगी उतना अच्छा आपका एक्सपोर्ट है, और एक्सपोर्ट जो है वो आपको फॉरेन एक्सचेंज जनरेट करेगा, जिसको लेके काफी चर्चा होती रहती है और बात होती रहती है। आगे बढ़ते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। कोई भी प्लान है होता है उसके साथ एम्प्लॉयमेंट को लेके डिस्कशन बहुत होता है, एम्प्लॉयमेंट को लेके बात अक्सर होती रहती है, और हम इस पे बात करते रहते हैं कि रोजगार हम ज्यादा से ज्यादा कितना प्रोवाइड कर सकते हैं। तो refers to a situation when all people who are able to work and willing to work are getting job। एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें सारे लोग जो काम करना चाहते हैं उनको नौकरी मिल जाए, और अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात रहती है। नेक्स्ट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी। देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इनकम इकोनॉमी के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, या फिर इकोनॉमी जितनी मजबूत होती जा रही है, जितना वो पैसा कमा रही है, जितना
प्रॉस्पेरिटी आ रही है वो प्रॉस्पेरिटी इंक्लूसिव फॉर्म में दिखनी चाहिए। इट मींस कि हर इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल शुड एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ इकोनॉमी, आखिरी बंदे तक इकोनॉमी का फायदा पहुंचना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि हाँ, इकोनॉमी के अंदर एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर बराबरी में रिसोर्सेज का बंटवारा हो रहा है। अच्छा, मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो देखिए, नई टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी होती है, नई टेक्नोलॉजी पे चर्चा होनी चाहिए, नए तरीके के जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है। और अगर हम साथ में इंफ्रा की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट लगातार होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो इकोनॉमी प्रॉस्पर करती है, इकोनॉमी मजबूत होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से नई तरीके की चीजें निकल के आती हैं। कंट्री कुछ ऐसी चीजें डेवलप कर लेता है जो जिसपे एक्सक्लूसिव राइट उसका हो जाता है। जैसे अगर मैं एप्पल की बात करूं तो एप्पल जो है एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिर इनोवेशन का नतीजा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन उस लेवल की गई जिसकी वजह से एक अकेली कंपनी 3 से 3.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर का रेवेन्यू जनरेट उसने तकरीबन 6 महीने पहले कर लिया। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, और ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि कंट्री जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, कंट्री जो है R&D पे, लगातार लैब्स पे पैसा बहुत ज्यादा खर्च करती है। तो लॉन्ग पीरियड गोल में अगर हम बात करें तो लॉन्ग पीरियड गोल में हमने देखा कि लगातार जो है इन चीजों पे चर्चा होती रहती है, या फिर ये कहा जाए कि ये कॉमन चीजें होती हैं। कोई भी प्लान चल रहा है, चाहे अगर हम इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, हम पॉवर्टी को खत्म करने की बात करें, लेकिन वहां पे लगातार जीडीपी की ग्रोथ होनी चाहिए, लगातार हम रोजगार देते रहेंगे, लगातार जो है रिसोर्सेज में बराबर बराबर बंटवारा होता रहेगा। और एक तरफ जहां हम बेरोजगारी की या फिर हम भुखमरी की या फिर हम घर देने की बात करेंगे, तो साथ ही साथ हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी पैसा खर्च करते रहेंगे। उसके बाद शॉर्ट रन पीरियड गोल की बात करें कि शॉर्ट पीरियड गोल ऑफ प्लानिंग क्या है, तो देखिए शॉर्ट पीरियड गोल वेरी फ्रॉम प्लान टू प्लान डिपेंडिंग ऑन द करंट नीड्स ऑफ द इकोनॉमी। यानी ये जो भी करंट नीड इकोनॉमी की होगी उसके हिसाब से शॉर्ट पीरियड गोल लगातार बदलता रहता है। क्योंकि कभी ऐसा हो गया कि मान लीजिए कि कंट्री को फूड की जरूरत है, कभी ऐसा है कि कंट्री को इंडस्ट्रियल फोकस करना है, कभी ऐसे पता चला कि भाई पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, गरीबी बहुत ज्यादा है, तो गरीबी खत्म किया जाए, तो गरीबी पे भी फोकस किया जाएगा। फिर कभी पता चला कि नहीं भाई एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, तो एम्प्लॉयमेंट पे फोकस किया गया। जैसे इन द फर्स्ट प्लान द कंट्री वॉज बैटलिंग सीवियर शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन, अकॉर्डिंगली द फोकस वॉज ऑन हायर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। बहुत ज्यादा गेहूं चावल या फिर बेसिक फूड की कमी थी, तो पहला प्लान इसी पे फोकस कर रहा था। फिर देखिए क्या हुआ कि इंथुजियास्टिक अचीवमेंट ऑफ फर्स्ट प्लान प्रॉम्प्टेड द प्लानर्स टू शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। अब जो पहला प्लान था उसमें जो भी हमको बेनिफिट मिला या फिर जो हमको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, उसके नतीजे में हम एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ मूव कर गए। थर्ड में देखिएगा कि एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी वाज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ फिफ्थ सिक्स प्लान। पॉवर्टी जो थी यहाँ पे बहुत बड़ा इशू था, इसीलिए पूरा पांचवा प्लान और छठा प्लान शॉर्ट पीरियड में इसी पे फोकस किया गया कि जीडीपी ग्रोथ और फुल एम्प्लॉयमेंट और ये सारी चीजों के साथ साथ लगातार हम जो है गरीबी को भी खत्म करते रहें। द एट्थ प्लान फोकस्ड ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। यानी अब एट्थ प्लान जो था वो लगातार रोजगार देने पे और फ्री एंड फेयर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस कर रहा था। टेंथ प्लान जब आया तो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ पे। ट्वेल्थ प्लान जो था वो सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ पे लगातार बात कर रहा था। ठीक है, तो कहने का मतलब होता है कि शॉर्ट पीरियड में टाइम टू टाइम चीजें बदलती रहीं, लॉन्ग पीरियड में लगातार चीजें वही रहेंगी, यानी वो मोटी मोटी बातें हैं जिसपे हमें लगातार फोकस करना है। अच्छा, अब देखते हैं काइंड ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी की हम बात कर लेते हैं जो कि 1991 तक परस्यू किया गया था, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने लॉन्ग रन पीरियड और शॉर्ट रन पीरियड पे बात किया। अगला डिस्कशन जो है हमारा काइंड ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी विच वर परस्यूड टिल 1991। यानी अगर हम बात करें तो भारत 1950 से 1990 तक एक क्लोज्ड इकोनॉमी था। क्या था? क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी एक ऐसी इकोनॉमी थी जहां पे बाहर से बहुत ज्यादा लेना नहीं था, बाहर के लोगों को या बाहर की कंपनियों को हम बहुत कम इनवाइट किया करते थे, और ज्यादा फोकस हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पे रहा करता था। ज्यादा फोकस हमारा किस पे रहता था? ज्यादा फोकस हमारा डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे रहता था, और इसी वजह से हमने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी जैसी चीजों पे भी फोकस किया था। किस पे फोकस किया था? इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी जैसी चीजों पे हमने फोकस किया था। ठीक है, अच्छा,
आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले क्या है कि जब हम 1950 से 1990 तक की बात कर रहे हैं, 1950 से 1990 तक की बात कर रहे हैं, तो इसमें हैवी रिलायंस ऑन द पब्लिक सेक्टर, यानी ये जो हमारा पीएसयूज थे, पीएसयूज पे बहुत ज्यादा फोकस थी। पीएसयूज को हमने कोर पे रखा था, फ्रंट पे रखा था। हम ये मानते थे कि जो भी हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें पब्लिक सेक्टर हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करना वाला है। जैसे ओएनजीसी की बात करूं मैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, या फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इस टाइप की जितनी भी पब्लिक सेक्टर, बड़ी पब्लिक सेक्टर जिसको हम महारत्न की कैटेगरी में रखते हैं, इनफैक्ट नवरत्न, मिनी नवरत्न, सबको काफी सेंटर पे रखा गया था और ये माना गया था कि ये पब्लिक सेक्टर जो होगा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, या फिर ज्यादा जिम्मेदारी हमारी पब्लिक सेक्टर पे दे दी गई थी। दूसरा क्या था कि प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड द रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ये दूसरी बात यहां पे ये भी थी कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी उसको काफी प्रोटेक्ट किया गया था, और एक तरीके से आप कह सकते हो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वगैरह को काफी ज्यादा, आप एक तरीके से समझ सकते हो कि बेनिफिट दिया गया था, या फिर उनको प्रोटेक्शन दी गई थी ताकि वो भी सरवाइव करें, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन माना गया है, या फिर एक बहुत बड़ा सेंटर माना गया है कि वहां से बड़े पैमाने पर रोजगार होता है। उसके बाद लार्ज स्केल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आप समझ सकते हो कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री में हैवी इंडस्ट्री आती है, बड़ी इंडस्ट्री आती हैं, तो इनसे बचाया गया था। नहीं तो पता चलता कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो होती ना, पूरे का पूरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी अपने अंडर कंट्रोल कर लेती। डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री ऑफ स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस। अब ऐसी इंडस्ट्रीज जैसे मान लीजिए कि बहुत बड़ी कोई मशीन बना रही है, या फिर कोई बहुत बड़ा इक्विपमेंट बना रही है, या फिर आर्म्स की कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है, या फिर मान लीजिए कि कोई ट्रैक्टर बनाने की फैक्ट्री है, या फिर ये जो हार्वेस्टर्स वगैरह बनाने की जो भी फैक्ट्रीज होती हैं, ये स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस में आती हैं, ये काफी बड़ी मानी जाती हैं। तो ऐसी भी मशीनों का बहुत जो फैक्ट्रियां डेवलप कर सकती थी उनको काफी प्रमोट किया गया, उनको काफी आगे रखा गया, और ये माना गया कि ये अहम रोल प्ले कर सकती हैं। जिस तरीके की पॉलिसी अपनाई गई उसमें फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी। यानी यहाँ पे अभी मैं एक बात कह रहा था, अगर आप लोगों को याद होगा, वो बात ये कह रहा था, मैं कह रहा था कि इंडिया ने इन 40 सालों में जो पॉलिसी अपनाई थी उस पॉलिसी को हम इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी कहते हैं। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी का मतलब ये है कि लेट सपोज दिस इज यूएस एंड दिस इज इंडिया। अब यूएस से कोई सामान इंडिया में अगर एक्सपोर्ट हो रहा है, तो कोशिश ये की जाती थी कि ये जो यूएस का सामान है इसको इंडिया के ही अंदर इसको प्रोडक्शन किया जाए, यानी एकदम बिल्कुल एक तरीके से आप कह सकते हो कि कॉपी कैट, यानी बिल्कुल कॉपी कर लिया जाए, ताकि हमको इंपोर्ट ना करना पाए, हमारी अपनी इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर करें, हमारे लोगों को रोजगार मिले और इंडिया को इसका बेनिफिट मिले। फोकस ऑन इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, जो बात मैं कह रहा था कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी को फोकस किया गया। ओके, सो हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी पे बात कर रहे थे। ये इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी जो थी ये गवर्नमेंट के लिए काफी अहम पॉलिसी थी, और यहाँ पे एक बात और समझने वाली है, वो ये है कि कि यहाँ पे जो जिस चीज की तरफ बात किया जा रहा है वो ये इस चीज की तरफ बात किया जा रहा था कि गवर्नमेंट ने कोशिश ये किया था कि हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को कैसे बचाएं, जिसके लिए जो सामान इंपोर्ट किया जा रहा है बिल्कुल उसका कॉपी कैट बना दिया जाए, जिसके ऊपर मैं इशारा कर रहा था। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम क्रिटिकल एनालिसिस की बात करें कि प्लानिंग कितनी कामयाब रही या फिर प्लानिंग कितनी कामयाब नहीं रही, इसके ऊपर अगर हम एक चर्चा करें, एक डिस्कशन करें, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है कि अगर हम बात करें पॉवर्टी की, तो कंट्री एक डिस्पाइट ऑफ ऑल द प्लानिंग, डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग, एक जो बहुत बड़ी समस्या रह गई थी वो है पॉवर्टी की, यानी बड़े पैमाने पे गरीबी देखने को मिली। और हालांकि 40 सालों तक जो एक लंबा वक्त चला प्लानिंग कमीशन का, मैं इसलिए 1990 बोल रहा हूँ बार बार क्योंकि 1991 में हमको पता है कि एनईपी अडॉप्ट हो चुकी थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वगैरह अडॉप्ट हो चुका था, और कंट्री का जो इकोनॉमिक मॉडल था वो काफी बदल गया था, काफी चेंज हो गया था। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या है? इट इज अ सिचुएशन अंडर विच द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी कीप ऑन इंक्रीजिंग, यानी लगातार प्राइसेस कमोडिटी इंक्रीज हो रही थी,
और इसका जो इफेक्ट पड़ रहा था वो लोगों की पॉकेट पे पड़ रहा था, यानी लोगों की इनकम लगातार बढ़ नहीं रही थी और उसके मुकाबले प्राइजेस जो था उसमें काफी इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा था। जैसे मान लीजिए कि एक बंदा है, उसकी इनकम 10,000 के करीब पहुंच बढ़ी है, लेकिन जो इन्फ्लेशन रहा है वो अगर तकरीबन 12,000 के करीब चला गया है, तो ऐसी कंडीशन में देखा यह जाता है कि जो हमारा कंज्यूमर होता है उसकी पॉकेट में कुछ खास पैसा बचता नहीं है, या फिर एक तरीके से जो इन्फ्लेशन होता है वो काफी सिचुएशन को खराब कर देता है। अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस की बात करें तो 53 लाख ऑफ पीपल वर अनएम्प्लॉयड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट प्लान एंड 4 करोड़ एट द एंड ऑफ द 11th प्लान। यानी तकरीबन तकरीबन मैं 1954 1955 के दौर की अगर मैं बात करूं तो उस दौरान देखा यह गया था कि बड़े पैमाने पे अनएम्प्लॉयमेंट था, और ये अनएम्प्लॉयमेंट 11th प्लान पहुंचते पहुंचते 4 करोड़ में ये नंबर्स बदल गए थे। यानी 8 टाइम्स अगर मैं कहूँ तो ये अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ा। इसका मतलब कि प्लानिंग कमीशन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया अनएम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बड़ा काम करने में। लास्ट वन जो है वो ऑब्वियसली हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात कर रहा हूँ। यानी स्कूल डेवलप, कॉलेज हॉस्पिटल के डेवलपमेंट और साइमल्टेनियसली पोर्ट और रोड और इन सारी चीजों के डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये पूरा डिस्कशन था जिसपे हमने किया, पे बात की, और लॉन्ग पीरियड गोल क्या होता है, शॉर्ट पीरियड गोल क्या होता है, किस तरीके की इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी 1991 तक, और लास्ट में हमने प्लानिंग किया, एक क्रिटिकल एनालिसिस किया, या फिर हमने ये बात की कि किन किन एरियाज में प्लानिंग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रह पाया। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस लेक्चर इन विच वी टॉक्ड अबाउट लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल एंड द ऑल दोज रिलेटेड टॉपिक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और डिस्कशन करेंगे, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कुछ और चैप्टर की तरफ हम बात करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस वेरी लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड गाइस एंड कीप ऑन वाचिंग इकोनॉमिक्स ऑन द। थैंक यू।